वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा के लोगों की सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम के दुख और गम का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल दो रियासती फार्मूले में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भारत ने यूएन करारदाद की खिलाफ वर्जी की है। उनकी जान से यह भी कहा गया कि फ़लस्तीन की तरह कश्मीर के आवाम भी दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। नई दिल्ली की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हर लम्हा जुल्म किया जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से खुसूसी तौर पर फितनल खवारिज का जो चैलेंज पाकिस्तानी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम को अमन व अमान के हवाले से दरपेश है, उसका जिक्र किया। और फिर इसके साथ साथ दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से भी पाकिस्तान की कार्रवाइयों के हवाले से आगाह किया। फिर मौसमियाती तब्दीली का जिक्र भी किया गया। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर इस तकरीर पर बात करते हैं। साकिब साहब अरसद मौजूद हैं, राव खालिद साहब मौजूद हैं और साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर पैनलिस्ट हैं। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले आज की जो तकरीर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से की गई है और कुछ गुजारिशात आपकी जानिब से भी की गई थी, ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए, उन काबिल लोगों के लिए जो वज़ीर आज़म की तकरीर को तरतीब देते हैं, तो आज के इस खिताब को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया ज़ौक़ आपका। देखिए, बड़े इन्हिमाक से वो तकरीर सुनी है और देखी भी है, क्योंकि वो जो टेबल उन्होंने बजाया कई दफ़ा, उससे ज़ाहिर हो रहा था कि वो कितने जज्बाती हैं और उनकी जो जज्बात हैं वो उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। और थोड़ी देर के लिए मुझे लगा, जिस तरह मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह आम जलसों में मैं देखता हूँ, तो उसी तरह से मैं उनको देख रहा हूँ। और वो बड़े जोश खिताबत में उन्होंने कई दफ़ा जो है वो मेज़ को बजा के तो अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश की। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। सबको पता है कि ये तकरीर लिखी हुई है, सबको पता है कि ये तकरीर जो है वो लिखने वाले होते हैं जो कि लिखते हैं। और इसमें हमने देखा फातमी साहब मौजूद थे, तो उनके होते हुए तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे यूएन की पूरी हमारी वो जो हमारा मिशन है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, वो मौजूद है। इधर से फ़ॉरेन ऑफिस से उनको जो है वो ये सारी तकरीरें, और आखिरी वक्त तक इसकी मुझे जो इत्तला मिली वो ये मिली कि आखिरी वक्त तक इसकी नोक पलक जो है वो संवारी गई। ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि मैं बहैसियत एक सिफारतकार के मैंने देखी, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे तो आपने टॉपिक्स जो हैं वो बता दिए कि गज़ा पे बात की, कश्मीर पे बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, डेट ट्रैप की बात की, फिर अपने जो हैं वो मुआशी हालात में SIFC का जिक्र किया, CPEC 2 का जिक्र किया, और उसके बाद ये है कि टेररिज्म से जो दहशतगर्दी से हमें मसाइल पेश हैं और जो $150 बिलियन का नुकसान है, उसका 80,000 जो हमारी जानें कुर्बान हुई उनका जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी यूक्रेन की वॉर ख़त्म होनी चाहिए। जब उन्होंने ये कहा ना कि यूक्रेन की वॉर ख़त्म होनी चाहिए, तो मुझे समझ में आ गई कि जो हमारा स्टैंड था इस सिलसिले में, क्योंकि हम यूक्रेन के साथ भी नहीं हैं और हम रूस के साथ भी नहीं हैं। याद रहे कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन वहाँ मौजूद थे जिस दिन के ये यानी यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, जिसको कि रशिया जो है वो कहता है कि जी स्पेशल ऑपरेशन है। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने ये बताया कि जहाँ तक यूक्रेन की वॉर का ताल्लुक है तो हम चाहते हैं द वॉर मस्ट एंड, कि वॉर ख़त्म हो। यहाँ तक उन्होंने रखा, जो कि मेरे ख्याल में निहायत मुनासिब था, क्योंकि इसकी डिटेल में जाके आप खामखा के सवालात को जो है वो जन्म देते हैं। कोऑपरेशन विद अफ्रीका का उन्होंने जिक्र किया, पीस कीपिंग का जिक्र किया, लेकिन साउथ अमेरिका का जिक्र मुझे इसमें नज़र नहीं आया। मैंने शायद तकरीर ठीक तरह से सुनी नहीं, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना इस फोरम पे, ये है दुनिया का सबसे बड़ा फोरम। ये कोई तकरीरी मुकाबला नहीं है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ नहीं मिलते। इसमें सिर्फ आप ये बताते हैं कि आप एक सॉवरन कंट्री हैं और दुनिया को खित्ते में जो मसाइल पेश आ रहे हैं या आलमी लेवल पे जो आपको मसाइल पेश आ रहे हैं, उनके बारे में आपका उसूली मौक़िफ़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कश्मीर का बड़े खुले अल्फाज में, बड़े बगैर यानी विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर की बात की। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल जो हमने शुरू में किया था कि नस्ल कुशी का, उन्होंने इसको जेनोसाइडल वॉर करार दे दिया। अब वॉर में तो दो धड़े होते हैं, लिहाजा मैं थोड़ा सा मायूस हुआ कि इसको स्ट्रेट अवे कहना चाहिए था। और अब जबकि यानी नेतन्याहू की तकरीर मैंने अभी यानी आप ही के चैनल पे सुना कि
कि जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो हमारा पूरा डेलीगेशन वजीर आजम समेत जब निकल गया, ये एक इशारा था कि जी हम नहीं मानते, जो कुछ भी आपने कहना है हम इसको नहीं मानते। ओवरऑल अगर आप बात करें, बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, थोड़ी सी ओवर थी लेकिन ठीक थी। और अगर पिछले साल की आप तकरीर को देखें तो काकड़ साहब के मुकाबले में बेहतरीन तकरीर थी। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसूली, जो हमारी पॉलिसी है डिफरेंट इलाकाई और इंटरनेशनल पे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुनासिब अल्फाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। साकिब साहब, एक बुनियादी सवाल है जिसका अभी साकिब बशीर साहब ने भी जिक्र किया कि असरात नहीं होते जो तकरीर वहाँ पर की जाती हैं। क्या फौरी असरात नहीं होते, लॉन्ग टर्म के अंदर होते हैं? और जो मौक़िफ़ वहाँ पर पॉलिसी बयान होता है, जो तकरीर की जाती है, तो इसके सिफारती ताल्लुकात पर असर पड़ते हैं? क्या इम्पैक्ट होता है तकरीर का? देखिए, जितनी तकरीर भी यहाँ पे होती है, सबसे पहले तो ये है कि आपको ये तकरीर लिख के तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट में जमा करानी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में, कम अज़ कम 6 ज़बानों में, जो यूनाइटेड नेशन की ज़बानें हैं, जिसमें फ़्रेंच है, आपकी अरबिक है, आपकी रशियन है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, इनमें वो तर्जुमा करते हैं और वो आपको पहले जमा करानी पड़ती है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि एक एक लफ्ज़ जो है वो चूँकि अब आपके पास लिखा हुआ पहले से मौजूद है, तो जो आपके होते हैं ना कंसर्न्ड ममालिक या कंसर्न्ड कॉर्नर्स या कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वो उसके एक एक लफ्ज़ को, एक एक फ़िक्रे को नापते हैं और तोलते हैं। और उससे उनको पता लगता है कि अच्छा जी, गज़ा के बारे में या वेस्ट बैंक के बारे में या इजराइल की ये जो हेजेमनी है, इसके बारे में पाकिस्तान आज क्या कह रहा है। और अगर पाकिस्तान आज ये कह रहा है तो कल वो क्या कहे। क्या इजराइल के हक में बात हो सकती है? क्या हम इसको, ये जो इतने फोर्सफुली पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है या कंडेम किया है, क्या हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं? तो कहने का मकसद ये है कि वो फिर उस पर पॉलिसी बननी शुरू हो जाती है आपकी पॉलिसी के ऊपर। अब ये कहना कि इसका कोई असर होगा फौरी तौर पे नहीं। अब ये है, यानी इस वक्त की आखिरी बात इस सिलसिले में कि आप जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस आलमी फोरम पे जो कोई भी बात करते हैं, उससे आप इन्हिराफ नहीं कर सकते कि देखिए जी हमारा मकसद असल में, देयर आर नो फुट नोट्स इन एनी सच स्पीच, कि आप कहें जी असल में हम ये कहना चाहते थे। लिहाजा फिर मैं वापस आऊँगा अपनी उस बात पे कि ये इस तरह की तकरीर और इस तरह के फोरम के लिए पूरे हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े दिमागों वाले लोग बैठते हैं, एक एक लफ्ज़ को देखा जाता है, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ पे आपको पकड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, जलील अब्बास जिलानी साहब, मुझे याद है, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, कि ये जेनोसाइड है, बड़ी थरथली पड़ गई थी। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज विच यूज्ड एक्चुअली दिस वर्ड जेनोसाइड। थरथली पड़ गई थी कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने ये क्या कह दिया। या कोलंबिया ने उधर यानी साउथ अमेरिका में जब बात की थी कि हम अपने ताल्लुकात ही इनसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नोट होती हैं, उस पर रिएक्शन आता है, और फिर आपको अगर अच्छी है तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, अगर उनके हक में नहीं जाती तो आपको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यानी सिफारती ताल्लुकात पर इसका असर अंदाज होता है और फौरी नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसके असरात जो है वो नजर आते हैं।